हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फ्लूइड डायनामिक्स शुरू कर लिया था। हमने देखा क्या होता है, बेसिक सारे फ्लोज के बारे में देखा, हर प्रकार के फ्लोज के बारे में हमने देखा। फिर हमने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में देखा कि क्या है उसका बेसिस, कैसे हम उसको डिराइव करते हैं, क्या होती है वो इक्वेशन, क्या बोलता है उसका प्रिंसिपल। ये सब सारी चीजों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन देखेंगे कि वो इक्वेशन यूज करके हम फ्लूइड डायनामिक्स के कौन कौन से पोर्शन में और कौन कौन सी जगह में वो इक्वेशन का यूज है। जनरली तो वो हर जगह में यूज है जहां पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वही देखेंगे, पूरा एप्लीकेशन बर्नौलीज इक्वेशन का जो भी हमारे सिलेबस में है, जितना भी है हम पूरा देखेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ये वाला पार्ट हमारा 13 पार्ट है इस चैप्टर का। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार यदि हम अपने कंटेंट को देखें तो हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में पढ़ रहे हैं। हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है वो चैप्टर को। ऊपर के दो मेजर टॉपिक्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बर्नौलीज थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। जब हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, जो शायद थोड़ा सा बड़ा है, 1 आवर का और है वो, उसके बाद हम विस्कोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ के बारे में देखेंगे, जो पूरा क्या है, डायनेमिक्स का ही पोर्शन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर अपना। हम एप्लीकेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे उस चीजों के बारे में आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, हम बर्नौलीज इक्वेशन क्या देखेंगे, पूरा एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, स्पीड ऑफ द इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज बाहर की तरफ फ्लो कर रही है, पार्टिकल्स किसी कंटेनर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ओरीफेस मीटर के बारे में पढ़ेंगे सही तरीके से देखा जाए। और यहीं पे हम क्या देखेंगे, टोरिसेली की लॉ। टोरिसेली मतलब कौन, जिन्होंने बैरोमीटर क्या किया था, इन्वेंट किया था मर्क्यूरी यूज करके। सेकंड हम देखेंगे इसका बर्नौलीज एप्लीकेशन का प्रिंसिपल, वेंचुरी मीटर, जो बहुत काम की चीज है, बहुत महंगी डिवाइस होती है ये और बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस होती है ये। थर्ड हम देखेंगे ऑटोमाइजर और स्प्रेयर। स्प्रेयर तो आप नॉर्मली कहीं भी देखे होंगे, सैलून की दुकान में, घर में जब आप ट्री को प्लांट करते हैं, हर जगह स्प्रेयर तो आप देखे ही होंगे। ऑटोमाइजर का मतलब ये होता है जो इंजन पे काम आता है, जो फ्यूल्स को एकदम स्प्रे के फॉर्म में क्या करता है, इंजन में डालता है, वैसे टाइप की चीज होती है ऑटोमाइजर। ठीक है, जो किसी भी चीज को एकदम बारीक मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, एकदम स्प्रे के फॉर्म में। ठीक है। फोर्थ ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे कैसे बर्नौलीज इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। फिफ्थ डायनामिक लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप फुटबॉलर्स को देखे होंगे कि जैसे ही वो बॉल को किक करते हैं, बॉल स्पिन करते हुए जाती है, मतलब ऐसा कर्व्ड पाथ फॉलो करती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्रिकेटर्स अपनी बॉल को आप देखे होंगे स्पिन करा लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, बॉल स्पिन क्यों करती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज के बारे में हम देखेंगे, जिसमें हम बॉल देखेंगे जब वो विदाउट स्पिन किए सीधा बस जा रही है, स्पिन नहीं कर रही है, गोल गोल घूमते हुए नहीं जा रही है। जब बॉल गोल गोल घूमते हुए जाएगी तो कैसा वो रिएक्ट करेगी, इसी को हम मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। और फुटबॉल को भी जब कोई फुटबॉलर किक करता है तो वो घूमते हुए जाती है, इसलिए वो कर्व्ड पाथ फॉलो करती है। ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे। और एरोफॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लेन की विंग्स होती है वो कैसे डिजाइन होती है। ऑब्वियसली बात है, प्लेन में बस एकदम जोर से थ्रस्ट मारने की पावर रहती है, मगर उसके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है जो उसको लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करता है और हवा में ऐसे स्टेबल रखता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। ये सब पूरा क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन का ही एप्लीकेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स से, टोरिसेली लॉ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, ओरीफेस मीटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ओरीफेस मीटर और ओरीफेस क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं डिटेल में। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और ये क्या पढ़ेंगे हम इसी में, टोरिसेली की लॉ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ्लक्स का मतलब देखते हैं हम। इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, मींस फ्लोइंग आउट ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब ऐसी कोई चीज जो बाहर की तरफ फ्लो हो रही है कहीं से भी, और पार्टिकल, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, पार्टिकल्स भी बोलते हैं, जो फ्लो हो रहा है, और मटेरियल दैट इज फ्लोइंग आउट। और या क्या हो सकता है, वो मटेरियल हो सकता है जो बाहर निकल रहा है, किसी छेदे से बाहर निकल सकता है, कहीं होल से बाहर निकल सकता है, वैसा किसी एक होल से ही बाहर निकलेगा वो। ठीक है, सेकंड देखते हैं, अकॉर्डिंग टू टोरिसेली। टोरिसेली कौन थे जिन्होंने बैरोमीटर बनाया, सबसे पहला हम इनका नाम वही सुने थे। इन्होंने अपना एक यूनिट भी दिया मेजर करने का, टॉर, जो किसके बराबर होता है, एक टॉर 1 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के बराबर होता है। ये चीज हमने प्रीवियसली हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ ली है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टोरिसेली वेलोसिटी ऑफ द ई फ्लक्स मतलब किसी एक होल से वाटर बाहर आ रहा होगा। ठीक है, आई द वेलोसिटी, मतलब दैट इज द वेलोसिटी विथ विच द लिक्विड फ्लोज आउट of an orifice,
जिस वेलोसिटी से कोई लिक्विड ओरिफेस से बाहर आता है। अब ओरिफेस के बारे में पहले हम देख लेते हैं। ओरिफेस मतलब क्या होता है, जैसे ये कंटेनर है और ये कंटेनर में मैं ऐसे होल कर दिया, ठीक है, ये होल कर दिया, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर दिया और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है। तो ऐसे होल को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ है, तो इसमें लिक्विड क्या होगा, यहां से बाहर आना चालू हो जाएगा और ऐसे गिरना चालू हो जाएगा। तो ऐसे होल को हम क्या बोलते हैं, ओरिफेस बोलते हैं। अब ये होल किसी कंटेनर के साइड में भी हो सकता है और वो उस कंटेनर के नीचे भी हो सकता है, ठीक है। वो ओरिफेस जो हो सकता है वो किसी कंटेनर के साइड में भी एक होल हो सकता है, कहीं भी साइड में कहीं भी होल हो सकता है, यहाँ पे भी और उसके नीचे भी होल हो सकता है। मतलब यदि यहाँ पे लिक्विड भरा रहा तो यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो नॉर्मली वाटर बाहर आ जाएगा, इस वाली कंडीशन में वो पैराबोला की कंडीशन बनाता है, तो हम ये कंडीशन पढ़ेंगे यहाँ। ये तो नॉर्मली कंडीशन है, ठीक है, बट इसको भी ओरिफेस बोलते हैं यदि कोई होल हो गया तो, ठीक है। तो हमें ओरिफेस का मतलब समझ में आया। तो टोरिसेली के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग मतलब वेलोसिटी ऑफ द ई फ्लक्स, ई फ्लक्स मतलब जो वाटर बाहर आ रहा है, जो सब्सटेंस और पार्टिकल फ्लो आउट होता है, मतलब जो वाटर बाहर आ रहा था किसी छेदे से, उसी को हम ई फ्लक्स बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ द ई फ्लक्स मतलब आई the velocity with which liquid flow out of an orifice, orifice मतलब एक छेदा, मतलब i.e. a narrow hole, होल ही होता है इसका मतलब, is equal to that which a freely falling body would acquire in falling through a vertical distance equal to the depth of an orifice below the free surface of the liquid। मतलब वो किसके बराबर होगा, एक फ्री फॉलिंग बॉडी के ही बराबर होगा, जिसकी डेप्थ क्या होगी, लिक्विड सरफेस से वो जितनी डेप्थ में है, मतलब वो जो होल है, पानी जिस लेवल तक भरा है और वो होल कितना नीचे, वही बोला। लिक्विड फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफेस i.e. a narrow hole is equal to that with which a freely falling body, जब एक बॉडी फ्री फॉल होती है तो वो जो एक्वायर करती है वेलोसिटी फॉलिंग थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस, जो एक फ्री फॉलिंग बॉडी एक वेलोसिटी एक्वायर करती है जब मैं उसको ऐसे ग्रेविटेशन में छोड़ दूं, ठीक है, इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस फॉलिंग थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द ओरिफिस बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। और वो जिस डिस्टेंस से गिरती है एक फ्री फॉलिंग बॉडी, यहां पे वो डिस्टेंस क्या हो जाता है, लिक्विड सरफेस से वो जो होल है नैरो होल, वो कितना नीचे, लिक्विड सरफेस से उस नैरो होल की हाइट क्या है। कंटेनर लेंगे और ये कंटेनर में यदि मैं यहां पे होल कर दूं तो यहां से, और ये मेरा लिक्विड सरफेस है, यहां तक उसकी हाइट क्या है, इसी के बराबर वो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी होती है, √2gh होता है, आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो टोरिसेली ने ये स्टेटमेंट दी कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी के बराबर ही होगा और उस फ्री फॉलिंग की हाइट ओरिफेस की जब हम बात करेंगे तो लिक्विड सरफेस से उस होल तक के डिस्टेंस का हो जाएगा, सेम वही हाइट से वो भी क्या करेगा, उतनी हाइट से एनर्जी लेके क्या करेगा, उस होल से बाहर आएगा। तो ये क्या है, उसकी लॉ, ठीक है। देखते हैं आगे चल के कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर डायग्राम है कि प्रॉपर डायग्राम में कैसा होगा वो, देखते हैं। स्पीड ऑफ द ई फ्लक्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ई फ्लक्स की स्पीड क्या होगी। ई फ्लक्स मतलब जो भी मटेरियल बाहर आ रहा है। कंसीडर ए टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, एक टैंक हम कंसीडर कर रहे हैं जो एक रो डेंसिटी का लिक्विड उसके अंदर क्या है, फिल्ड है, मतलब वाटर, कुछ भी हो सकता है, हम एज्यूम करने के लिए वाटर भी मान सकते हैं, ठीक है। विद ए स्मॉल होल ऑन इट्स साइड, एक स्मॉल होल है, ये होल एक्सटेंडेड है बाहर की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस सिर्फ होल को देख रहे हैं, ठीक है। ये होल को भले एक्सटेंड कर दिए, कोई टेंशन नहीं उसमें ना, बस हम इस होल को देख रहे हैं। और वो जो होल है वो कितने हाइट पे है, y1, ठीक है। ग्राउंड से वो हाइट कितनी है, y1 हाइट पे, ठीक है। y1 हाइट फ्रॉम द बॉटम मतलब कंटेनर के नीचे से, एंड y2 बी द हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस फ्रॉम द बॉटम। और y2 क्या है, लिक्विड के सरफेस की हाइट है कि पानी कितना, जो भी लिक्विड इसमें कितना भरा हुआ है बॉटम से लेके, मतलब कंटेनर के नीचे से लेके, एंड p बी द एयर प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस। इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है तो हो सकता है यहां पे प्रेशर कुछ और हो, क्योंकि लिक्विड क्या होता है, वेपोराइज भी होता है, यहां का प्रेशर वो चेंज कर सकता है किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर का। जैसे पेट्रोल को हम टैंक में भर के रखते हैं तो जरूरी नहीं है वहां अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, हमारी गाड़ी की टंकी की टैंक के अंदर, वहां पे ना जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर होगा ऊपर में। तो यहां पे हम कुछ प्रेशर मान ले रहे हैं जो P2 है और जिसको हम P से डिनोट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो P क्या है, एक प्रेशर है जो इस कंटेनर के ऊपर, ये कंटेनर क्या है, पूरा बंद है, आपको दिख रहा होगा कंटेनर पूरा क्लोज्ड है यहाँ, ठीक है।
और ये प्रेशर कहां का है, लिक्विड के फ्री सरफेस के ऊपर का। ये हमारा फ्री सरफेस का साइन ट्रायंगल हम ऐसा बनाते हुए हैं, मतलब ऐसा सरफेस होता है फ्री सरफेस जहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है, बट यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं, यहां पे मान ले रहे हैं हम P2P है। अभी हम आगे जाके देखेंगे उसको क्या एज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ A1 एंड A2, A1 कहां है, यहां का होल का एरिया, और A2 क्या है, इस पूरे कंटेनर का एरिया होगा, ठीक है, कुछ कैसा भी कंटेनर हो सकता है वो। इफ A1 A2 आर दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन V1 V2, V1 क्या, यहां की वेलोसिटी, और V2 क्या, इस फ्री सरफेस पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम V2 बोलेंगे। फिलहाल कुछ नहीं होगी वो, ठीक है, बट हम फिर भी वहां पे एक वेलोसिटी देख ले रहे हैं, वो जीरो लेंगे हम उसको बाद में। एंड V1 V2 आर द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यहां पे 1 और 2 पॉइंट है, तो ये 1 और 2 पॉइंट्स यहां पे क्यों मेजर किए, 1 पॉइंट हम यहां पे भी मान सकते हैं, 2 पॉइंट हम पूरे सरफेस में भी कहीं पे ले सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं हमें पॉइंट्स देखना पड़ता है कि कौन से पॉइंट में लगा रहे हैं, तो इसको हम अपना सेक्शन 1 मान ले रहे हैं, इसको अपना सेक्शन 2 मान ले रहे हैं। ओके, तो 1 और 2 क्या है हमारे, 1 और 2 पॉइंट्स में एरिया है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे एरिया है A2, वेलोसिटी है V2, फर्स्ट पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी है V1, और यहाँ का एरिया है इस होल का, इस ओरिफेस का एरिया है A1, ठीक है। देन फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन वी गेट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, लगाते हैं। तो डायग्राम आप एक बार देख लीजिए, लिक्विड इस पूरे कंटेनर में भरा है, ये वाला सेक्शन हमारा ओरिफेस है, एक्सटेंडेड पोर्शन को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, होगा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से जो फ्लूइड आएगा उसकी वेलोसिटी है V1, ठीक है। बाहर की तरफ प्रेशर क्या है, PA, मतलब बाहर पे तो वातावरण का प्रेशर होगा, तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस ओरिफेस का एरिया है A1, ये जो कंटेनर है इसका एरिया है A2, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है उसका प्रेशर है P2, जिसको हम P से भी डिनोट कर रहे हैं। वाटर की हाइट बॉटम से लेके Y2 है, ओरिफेस की हाइट बॉटम से लेके Y1, और फ्री सरफेस से ओरिफेस की जो डेप्थ है उसको हमने क्या लिया है, H से डिनोट किया है, ठीक है। सारी चीजें हमने देख ली, डायग्राम हमारे दिमाग में आ गया कि क्या चीज पे हम बर्नौलीज इक्वेशन या कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। तो अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं हम पॉइंट 1 2 में, जो क्या बोलती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो लगाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहां पे क्या होती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये किसके बराबर होती है, डिस्चार्ज के बराबर, जितना पानी घुसेगा उतना ही निकलेगा। पर और डिस्चार्ज मतलब हम टाइम के साथ देखते हैं उसको, मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट आएगी, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड आएगी डिस्चार्ज की यूनिट, तो इसलिए कभी कभी क्यू डॉट भी लिखते हैं क्योंकि वो टाइम के साथ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, V2 की वैल्यू निकालें, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 के नीचे आएगा A2, A1 बाई A2 इंटू V1, ये क्या आ जाएगा हमारा रिलेशन, V2 की वैल्यू, ठीक है, A1 बाई A2 इंटू V1। ओके, तो ये हमारा एक रिलेशन निकला, ठीक है। इस रिलेशन को हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकल गया, ठीक है। अब जो हमने रिलेशन निकाला था कौन सा, V2 वाला, उस पे अब हम बात करेंगे। क्या अभी हमने निकाला, V2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1, ये आया हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन से, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, इफ A2, अब यदि A2 क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है A1 से, A2 क्या है, जो ऊपर लिक्विड जिस सरफेस में ऐसे पानी भरा हुआ है जो कंटेनर में, वो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, भले वो सर्कुलर हो, और A1 क्या है, जो होल है नीचे उसका एरिया है। तो जो A2 एरिया है वो तो बहुत बड़ा है ना होल के मुकाबले, तो वही चीज बोल रहे हैं, इफ A2 जो बहुत बड़ा होगा और है भी बहुत बड़ा हुआ A1 से, तो लिक्विड में भी टेकन एट रेस्ट एट दी टॉप, इसका मतलब लिक्विड को हम क्या ले सकते हैं, रेस्ट में ले सकते हैं, टॉप में, ठीक है। यहां से इक्वेशन से देखूं तो यहां पे A2 क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी, और V1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V2 की वैल्यू तो और छोटी आएगी। तो लगभग इसलिए हम बोल रहे हैं कि V2 को हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं लगभग, क्योंकि A2 बहुत बड़ा है, इसकी वैल्यू वो बहुत कम कर देगा, भले V1 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी V2 की वैल्यू बहुत आएगी। तो A2 बहुत बड़ा है इसलिए हम V2 को क्या मान लेंगे, लगभग 0 मान लेंगे, ठीक है। और 0 मान लिए V2 का मतलब, इसका मतलब हमें देख के लग ही रहा है कि भले यहां से पानी बाहर गिरने लग जाए इस होल से, मगर इस सरफेस में ज्यादा कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सरफेस धीरे 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 अपना लेवल कम होता जाएगा, इस सरफेस की ज्यादा कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन से देखें कि एरिया का डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। ओके,
ये चीज हमने देखी। अब हम क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। देखते हैं, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम या इक्वेशन एट पॉइंट 1 and 2 द प्रेशर P1 इक्वल टू PA। P1 मतलब होल के पास का था ओरिफिस का, मतलब द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 इक्वल टू PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फिर से आपको एक बार लास्ट बार डायग्राम दिखाता हूं मैं। फर्स्ट इस पॉइंट पे और उसके फ्री सरफेस वाले पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं। यहां का जो P1 प्रेशर है, जैसे ही वो होल से बाहर में आया तो वो तो वातावरण में आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया, तो यहां का प्रेशर P1 मतलब PA होगा, और यहां का प्रेशर P2 को हम P एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो अब लगाते हैं, P1 हमारा PA है और P2 को हम क्या लिए, P1 को PA लिए और P2 को तो P माने। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, हमने क्या डिराइव किया है बर्नौलीज इक्वेशन, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस, अब यहां पे हम क्या डालते हैं, हाइट को हम y के टर्म्स में ले लेते हैं। y1 कहां की हाइट, जमीन से हम हाइट ले रहे हैं, बॉटम से। ठीक है, एक बार लिखने से पहले मैं आपको हाइट भी दिखा देता हूं। ये देखिए, फर्स्ट सेक्शन हमारा ये है। यहां की हाइट क्या होगी, एक रेफरेंस मानना पड़ता है, एक ऐसी जगह जहां से दोनों की हाइट हम काउंट करें। ऐसा नहीं इसकी हाइट ऊपर से काउंट करेंगे तो इसकी हाइट नीचे से काउंट करेंगे, एक रेफरेंस लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाने के लिए। तो यहां पे हमारा ये लिक्विड का बॉटम रेफरेंस है, तो फर्स्ट पॉइंट की हाइट क्या है y1 और सेकंड पॉइंट की हाइट क्या होगी y2। ठीक है, बाकी प्रेशर और वेलोसिटी के बारे में तो हमने बात कर ली। ओके, तो अब हम बर्नौलीज इक्वेशन फ्रीली लगा सकते हैं जब हमें सारी चीजें पता चल गई है। तो लगाते हैं, P1 बाई रो जी, ये ओरिफेस के पास का प्रेशर रहेगा, जैसे ही पानी बाहर निकलना चालू हुआ होल से, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, इस वेलोसिटी से उस ओरिफेस से वाटर बाहर आएगा, प्लस Y1, वो होल का डिस्टेंस क्या है बॉटम से Y1, प्लस अब क्या आ जाता है, इक्वल टू आ जाता है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो P2 बाई रो जी, ये कहां का प्रेशर है, लिक्विड के फ्री सरफेस का, प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, ये फ्री सरफेस के लिक्विड की वेलोसिटी जिसको हम नेग्लिजिबल माने, प्लस Y2 वाटर के फ्री सरफेस का लेवल बॉटम से। ओके, तो यहां पे हम किसको जीरो माने हैं, इसको हम क्या माने, जीरो मान लिए। क्यों, क्योंकि A2 बहुत ज्यादा बड़ा है A1 के मुकाबले, और कंटिन्यूटी इक्वेशन हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो V2 हमारा जीरो हो गया। अब हमारे पास क्या टर्म बची, Y1 Y2 और सारी चीजें। ठीक है, अब हम एक और चीज करेंगे, हम P1 जान रहे हैं कि वो क्या लिए, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, क्योंकि जैसे ही होल से वाटर बाहर आया वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, तो उस टर्म में इक्वेशन को लिख लेते हैं। ओके, तो PA बाई रो जी हो जाएगा P1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Y1 इक्वल टू, P2 को हमने क्या मान लिया, P मान लिया, डायग्राम में ही लिखा हुआ था P बाई रो जी, P2 को हमने P मान लिया, प्लस V2 जीरो हो गया, यहां पे सिर्फ क्या रहेगा, Y2 रहेगा। ओके, तो ये वाली हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, यहां से वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ द इफ्लक्स निकाल रहे हैं। जो इफ्लक्स मतलब जो पार्टिकल, सब्सटेंस, मैटर, वाटर बाहर आ रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है उसको, तो V1 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, V1 स्क्वायर को यहीं रख लेते हैं, V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू, ये PA को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P बाई रो जी, PA उधर आ गया तो माइनस PA बाई रो जी। ओके, फिर वहां पे क्या है, प्लस Y2 है पहले से, और ये Y1 भी उधर आ जाएगा, तो माइनस Y1, बीच में इक्वल टू का साइन। ओके, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब Y1 माइनस Y2 तो हमारा Y है, क्योंकि एक वो क्या था, बॉटम से लेके एक फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस था, ये था हमारा Y2 था, और यहां पे जो होल था उसका डिस्टेंस क्या था हमारा, Y1 था। तो Y1 माइनस Y2, इसका मतलब ये जो होल है इसके फ्री सरफेस तक के डिस्टेंस क्या था हमारा, H था। डायग्राम में यही चीज अभी हम देखें तो Y2 माइनस Y1 को हम H लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम इजीली। डायग्राम में भी आप पीछे जाके देखेंगे तो वही लिखा हुआ है, Y2 से मैं Y1 को माइनस करूंगा तो H ही आएगा, तो यही चीज अब हम लिखेंगे यहाँ पे। डायग्राम में भी वही है, डायग्राम में आपको दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि ये रब हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं तो वैसे ही आ जाएगा हमारा, V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू P
माइनस पीए। पी क्या है यहाँ पे? कंटेनर के ऊपर का प्रेशर है। पीए क्या है? होल के बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पूरे के नीचे रो जी। ओके, और प्लस y2 माइनस y1 हमारा क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। यही चीज डायग्राम में है और ये चीज हम एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि वो h हो जाएगा। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे h क्या होगा हमारा? यदि हम h को देखें तो h होगा हमारा y2 माइनस y1। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस है ओरिफेस का फ्री सरफेस से नीचे। फ्री सरफेस से जितना नीचे ओरिफेस आ रहा है उसका डिस्टेंस। y2 बॉटम से था फ्री सरफेस का, और y1 कहां से था? ऊपर से डिस्टेंस था। किसका? उसका, वो वाले का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2g है, 2g को दोनों तरफ दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा v1 स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे चले जाएगा तो 2g ब्रैकेट में p माइनस pa, और नीचे में क्या रहेगा? नीचे में रहेगा रो डेंसिटी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो, और यहाँ पे h के पास भी है 2g क्या जाएगा? दोनों के पास जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2gh। अब देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से ये g और ये g क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे की इक्वेशन देखते हैं आगे क्या बनेगी। तो जब ये और g दोनों कैंसल हो जाएगा तो v1 हमारा कितना आ जाएगा? और अब हम क्या करते हैं? रूट दे देते हैं। तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2p माइनस pa ऊपर में डिवाइड बाय रो, ये पूरा रूट में रहेगा, और उसके बाद ये भी क्या आएगी? अंदर वाली, इधर आगे वाली टर्म भी क्या आ जाएगी? रूट में आ जाएगी, ये भी उसके अंदर आ जाएगा। तो प्लस 2gh, ये क्या आ गई? हमारी वेलोसिटी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ द ई फ्लक्स निकाल सकते हैं, जो ओरिफिस से लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, और यहां से हम लिख भी सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फॉलिंग, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्रॉम ई फ्लक्स लिख सकते हैं सीधा हम, या हम लिख सकते हैं फ्रॉम ओरिफिस। ये जो छोटा सा होल है वहां से जो गिर रहा है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारी वेलोसिटी निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जब टैंक क्या रहेगा? ओपन हो जाएगा एटमॉस्फेयर से, मतलब हम टैंक को क्या कर देंगे? ऊपर से खुला कर देंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार डायग्राम में। यहां पे जब मैं टैंक को यहां से कट कर दूं, मतलब इसको ओपन कर दूं एटमॉस्फेयर से, तो यहां का जो P2 प्रेशर है ना, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये P2 भी क्या हो जाएगा? Pa हो जाएगा, और यहां से जो लिक्विड बाहर गिर रहा है वो भी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी। अभी हमने V1 की इक्वेशन देखी कि क्या बन रही थी। अब जब टैंक ओपन टू एटमॉस्फेयर हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा जो P था, मतलब हमने जिसको P2 को लिया था, P2 को हमने क्या एज्यूम किया था? P एज्यूम किया था, और वो क्या हो जाएगा? Pa हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारी V1 की इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? अंडर रूट P माइनस Pa था, तो दोनों का माइनस क्या हो जाएगा वहां से टर्म? तो ये टर्म, इधर वाली जो टर्म थी P माइनस Pa था। ठीक है, और यहाँ पे 2 था, और नीचे क्या था? रो था। तो ये जब दोनों Pa हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी? पूरी 0 हो जाएगी। सिर्फ मतलब रूट में 2gh बस बचेगा, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? v1 इक्वल टू Pa इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये क्या आ जाएगा? हमारा रिलेशन आ जाएगा। कब? जब टैंक ऊपर से क्या हो जाए? ओपन हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर वाली टर्म क्या हो जाएगी? पूरी कट जाएगी, और सिर्फ v1 आ जाएगा हमारा 2gh। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। thus velocity of the e flux of a liquid is equal to the velocity with which a body acquire in falling freely from the free liquid surface to the orifice। मतलब फ्री फॉल जो बॉडी करेगी किसी लिक्विड के फ्री सरफेस से ओरिफेस से, उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि वो जी पे डिपेंड करेगी और हाइट पे डिपेंड करेगी। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड टोरिसेली लॉ, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टोरिसेली की लॉ बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम कहां से आया? बैरोमीटर में हम फर्स्ट बार टोरिसेली का नाम हम देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस एट विच स्ट्रीम स्ट्राइक्स द फ्लोर। अब हम देख रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे जो स्ट्रीम रहेगी वो स्ट्राइक करेगी फ्लोर में। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं।
ये हमारा होल हो गया, इसी होल को हम क्या बोलेंगे, ओरिफेस। और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब ये लिक्विड क्या होगा, यहां से ऐसे फॉल करेगा, तो वो जो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे वो फॉल करेगा, क्योंकि हल्का सा उसमें क्या आएगा, ऐसे डिस्टेंस तो आएगा ही। तो हम क्या देख रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, जितने डिस्टेंस तक वो क्या करेगा, फॉल करेगा, ये डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं हम, मान लीजिए इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। तो ये कैसे निकलता है हमारा, ये पैराबोला से निकलता है। तो जब हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे मोशन में, तब हम वहां से क्या कर लेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो अभी आपके लिए देखने के लिए क्या है, डिस्टेंस क्या हो जाता है, x इक्वल टू 2 अंडर रूट h। ठीक है, h और y1 क्या था, हमारा डिस्टेंस था, जो पीछे वाले आप डायग्राम में देखेंगे तो वहां पे y1 क्या था, हमारे एक डिस्टेंस था। तो 2 अंडर रूट h y1 हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। जितना डिस्टेंस वो क्या करेगा, वाटर कंटेनर से दूर गिरेगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। जैसे हमने ओरिफेस देखा, तो ओरिफेस का मतलब क्या था, वो एक सिर्फ होल होता है किसी कंटेनर में, वो उसके बॉटम में भी हो सकता है, वो उसके साइड वॉल में भी हो सकता है। ऐसी क्या होता है, पाइप्स में ओरिजिनल एप्लीकेशन ये होता है कि पाइप्स में हमारा क्या होता है ना, एक ओरिफेस मीटर करके लगाते हैं। वो कुछ नहीं होती, एक प्लेट होती है और उस प्लेट में क्या रहता है, होल रहता है। एक ऐसे प्लेट रहेगी और इस प्लेट में एक होल रहेगा। इस प्लेट को हम क्या करेंगे, पाइप के बीच में हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं इस प्लेट को। ये प्लेट को पाइप के बीच में इंसर्ट कर देते हैं और यहां से वाटर फ्लो करता है। तो यहां से हमें क्या पता चल जाता है, डिस्चार्ज पता चलता है ओरिजिनली। तो एक ओरिफेस मीटर करके होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, फ्लूइड की डिस्चार्ज पता चलता है कि कितना वाटर निकल रहा है। मीटर क्यूब पर सेकंड उसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ओरिजिनली क्या होता है, हमारा ओरिफेस मीटर होता है। जैसे वेंचुरी मीटर अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, वैसी ओरिफेस का पढ़ने का मेन एप्लीकेशन होता है ओरिफेस। ये क्या है हमारे लिए, एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा नॉलेज, जो चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। नोट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट, ओरिफेस मीटर होता है। अब ओरिफेस मीटर है तो कैसा बना होगा, एक होल का बना होगा। उसका पाइप के बीच में एक प्लेट डाल देंगे और उससे हमें क्या मेजर होता है, डिस्चार्ज की कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड निकल रहा है पर सेकंड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ओरिफेस इज अ डिवाइस, एक डिवाइस होती है विच इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करने के काम आती है, ये डिस्चार्ज और फ्लो रेट बोलते हैं। अब ये वाली टर्म आपकी मतलब अभी तक हम जितना भी पढ़े उसमें नहीं आई है, बट मैंने तो आपको बताया ही है पुराने लेक्चर में। डिस्चार्ज और फ्लो रेट मेजर करने के काम आती है किसके, फ्लोइंग लिक्विड के थ्रू ए पाइप, यदि किसी पाइप से कोई लिक्विड फ्लो होता है तो। ठीक है, यदि अब हम डिस्चार्ज को देखें क्या होता है, तो डिस्चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू A इंटू वी, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। इसी ये क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, कांस्टेंट होगा, जितना एक सेक्शन में डिस्चार्ज आ रहा है उतना भी अगले सेक्शन में ही आएगा। तो यहां से हम यूनिट्स देखें, जो चीज मैं आपको हमेशा बता चुका हूं, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। टोटल यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। कितना वॉल्यूम निकल रहा है पर सेकंड में, ये एक प्रकार का डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में रहता है पर सेकंड, तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्यू डॉट लिखते हैं। सेम यही क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वी डॉट भी बोलते हैं। यही होता है मीटर पर सेकंड, यही उसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वही मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब का एक प्रकार का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, रेट मतलब टाइम के साथ आ गया, तो ऐसा रहता है। अब यदि हम ओरिजिनल सेंस में देखें कि ओरिजिनली ओरिफेस मीटर होता कैसा है, तो चलिए हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओरिफेस मीटर को जो ओरिजिनल हम पाइप में लगाते हैं, मैं आपको रियल इमेजेस भी दिखाऊंगा कि कैसा होता है ओरिफेस मीटर। ये एक प्लेट रहती है, ये प्लेट का हम क्या कर रहे हैं, बाजू का सेक्शन देख रहे हैं, एक पाइप का सेक्शन ये और दूसरा ये सेक्शन, मतलब एक हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में प्लेट डाले हुए हैं यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा, पाइप हमारा, उसके बीच में हम ओरिफेस प्लेट लगा दिए, और यहां पे क्या लगा रहता है हमारा, यहां पे हम क्या लगा लेते हैं, अपना मैनोमीटर लगा के रखे रहते हैं, ताकि हमें हेड पता चलते रहे कि कितना वाटर का हेड फ्लो हो रहा है। ऐसे यहां से एक पाइप रहता है, ये और ये क्या रहता है, हमारा ओरिजिनल ओरिफेस मीटर रहता है, पाइप रहता है यहाँ पे। और यदि हम एरिया देखें तो एरिया क्या होगा, यहाँ का A1, यहाँ का एरिया और यहाँ की वेलोसिटी A2। छोटे वाले सेक्शन का देखें, जो ये होल है, इसी को ही हम ओरिफेस बोलते हैं। यहाँ का हम एरिया देखें तो कुछ भी हम नोटेशन ले सकते हैं, A0 या
V0 बोल सकते हैं। इससे लिक्विड क्या होगा, पूरा फ्लो होगा अंदर से, और वो छोटे से होल से जैसे ही पास होगा हम क्या पता कर पाएंगे, उसका डिस्चार्ज पता कर पाएंगे, ठीक है। और फ्लो हमारा किस तरफ से हो रहा है, यहां से हो रहा है। तो ये क्या होता है, एक्चुअल ऐसा ओरिफिस मीटर होता है, जो आप आगे जाएंगे तो आगे जाके ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। ओरिफिस मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर से लेस एक्यूरेट होता है, मतलब सस्ता रहता है। वो वेंचुरी मीटर बहुत महंगा रहता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, वेंचुरी मीटर ही पढ़ने वाले हैं कि क्या काम आता है। वो भी क्या काम आता है, डिस्चार्ज और फ्लो रेट ही मेजर करने के काम आता है। बट आप 11th की बुक्स में देखेंगे तो आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि वेलोसिटी मेजर करने के काम आता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ए वी होती है, यदि हमें ए पता है और वेलोसिटी डिस्चार्ज पता है तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो ये तीनों का रिलेशन होता है यहाँ। तो बुक्स में आप देखेंगे तो आपको वो दिखाएगा क्या, कि वेलोसिटी मेजर करने के काम आता है, बट ओरिजिनली वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज मेजर करने के काम आता है, ठीक है। आप वेलोसिटी मेजर कर लिया और वेंचुरी मीटर का आपको एरिया पता है तो आप डिस्चार्ज निकाल लेंगे, ऑब्वियस ही बात है। बट ओरिजिनल वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर क्या काम आते हैं, फ्लो रेट और डिस्चार्ज मेजर करने के काम आते हैं, ठीक है। एंड इज ए चीपर डिवाइस एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। और ओरिफिस मीटर जो होता है वो क्या होता है, सस्ती डिवाइस होती है कंपेयर करें वेंचुरी मीटर से। क्यों, क्योंकि वेंचुरी मीटर बहुत एक्यूरेट डिवाइस होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेंचुरी मीटर, जो क्या है हमारा सेकेंड एप्लीकेशन, किसका, बर्नौलीज का। उससे पहले हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, किससे रिलेटेड, ओरिफिस मीटर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वेंचुरी मीटर। देखते हैं, इफ वाटर एमर्जेस फ्रॉम द ओरिफिस, एक ओरिफिस से वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इन ए टैंक इन विच द गेज प्रेशर इज 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गेज प्रेशर दिया है, गेज प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर नाप रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान दे रहा है, उसके ऊपर जितना प्रेशर है ये वो रीड कर रहा है। यदि ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो उसमें ऐड हो जाती है और ये एक बिग नंबर हो जाता। Before the flow starts, then गेज प्रेशर कितना है, 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब फ्लो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए, ठीक है। What will be the velocity of the water emerging out? कितनी वेलोसिटी से वाटर ओरिफिस से बाहर आ रहा है, ये चीज निकालो। टेक डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, मीटर की पावर -3 मतलब वो मीटर क्यूब ही होगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा कंटेनर और यहां पे हमें ओरिफिस दिया हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और वो लिक्विड क्या हो रहा है, ओरिफिस मतलब एक साइड होल किसी कंटेनर में। ये लिक्विड का हमारा फ्री सरफेस, ट्रायंगल के साइन से हम उसको डिनोट करेंगे। यहां से क्या हो रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, कहां से लेके, हाइट दिया है क्या हमें, बिलो द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर h नहीं दिया है, ओके। तो h हम निकाल लेंगे, ये क्या होगा हमारा h, ये h हमें निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है, गेज प्रेशर दिया हुआ है शायद यहाँ का, इन ए टैंक इन विच गेज प्रेशर इज बिफोर दी फ्लोइंग स्टार्ट्स, ठीक है। जहां से जैसे यहाँ पे फ्लो चालू होगा वहां का क्या दिया हुआ है, हमें गेज प्रेशर दिया हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ का हम प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर कितना दिया है हमें, 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये पानी के अंदर प्रेशर हमें कैसे वेरी करता है, ये चीज हमको पता है कैसे, रो जी एच से वेरी करता है। तो हम प्रेशर से क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। हमें कुल मिला के क्या निकालना है, एट लास्ट वेलोसिटी निकालना है, कि इस ओरिफिस से वेलोसिटी कितनी है वाटर की, जो वाटर एमर्ज हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। निकालते हैं। तो गिवन वैल्यूज लिखते हैं सबसे पहले अपनी। क्या दिया है हमें, सबसे पहले प्रेशर दिया है 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कुछ डाटा दिया है क्या, वाटर की डेंसिटी दी, तो रो और डब्ल्यू मतलब वाटर की कितनी दी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और कुछ डाटा दिया है कि हमें नहीं दिया हुआ है, ओके। वी निकालना है हमको, वाटर की वेलोसिटी जिससे वो बाहर आ रहा है। तो कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एच निकाल लेते हैं। तो एच हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं, वाटर के अंदर प्रेशर ऐसे ही वेरी करता है, जितना हम एच में अंदर जाते जाएंगे उतना प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। प्रेशर की वैल्यू दी है हमें 4 into 10 to the power 5, वाटर की डेंसिटी है 1000,
G ले लेंगे हम 9.8 और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 1000 इंटू 9.8। देखते हैं क्या कैंसल आउट हो जाता है। तो यहां से ये 1000 पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और यहां से 5 है तो 3 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ओके, 4 और 10 टू द पावर 2 और 9.8। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमारा H कितना आएगा, H आएगा हमारा, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 400 बाई 9.8। ठीक है, और एक स्टेप लिख लेते हैं 9.8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा H आएगा 40.81 मीटर। ओके, ये क्या आ गया, हमारा हाइट आ गया। ये हाइट क्या है, जितना नीचे ओरीफेस है हमारा। ठीक है, 40.81 मीटर हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई। ठीक है, हाइट निकल गई अब हमारी। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला पोर्शन हम अपना रब करते हैं, गिवन डाटा वाला। आप पॉज करके तो कभी भी नोट कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। और 2gh क्यों लेंगे हम अपना, क्योंकि क्या है, वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ये जो है टैंक क्या है, खुला हुआ एटमॉस्फेयर, ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 9.8 इंटू एच। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएगा ओरिफिस से। एच कितना आया हमारा 40.81। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, जिस वेलोसिटी से ओरिफिस से लिक्विड बाहर आ रहा है वो कितनी आएगी, 28.28 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ऐसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ द ई फ्लक्स मतलब जो लिक्विड यहां से बाहर गिर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर के बारे में देखते हैं कि अब वेंचुरीमीटर क्या होता है। और ये भी क्या है, हमारा एप्लीकेशन है किसका, बर्नौलीज इक्वेशन का ही मेन बेसिक होता है। बर्नौलीज इक्वेशन से ही हम क्या करते हैं, वेंचुरीमीटर की जितनी भी चीजें हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज ए डिवाइस। ये क्या है, एक प्रकार के डिवाइस है, यूज टू मेजर फ्लो स्पीड। क्या मेजर करने के काम आती है, फ्लो स्पीड। एक्चुअली देखा जाए वेंचुरीमीटर तो डिस्चार्ज मेजर करता है वेंचुरीमीटर, बट हमें वेंचुरीमीटर को देख के उसका हम एरिया बता सकते हैं। तो डिस्चार्ज से हम एरिया को डिवाइड कर देंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके, तो हमें वेलोसिटी मिल सकती है। बट एक्चुअली देखा जाए तो डिस्चार्ज मेजर करता है। बट आप 11th की बुक देखेंगे और जितनी भी 11th की बुक्स की आप स्टडी करेंगे तो वहां पे वेलोसिटी लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको सही चीज बता रहा हूं। तो ये क्या है, एक डिवाइस होती है जो फ्लो स्पीड मेजर करने के काम आती है ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो फ्लो होते होते कंप्रेस नहीं हो रहा है, ऐसे फ्लूइड की। ठीक है, थ्रू अ पाइप, किसी पाइप में हम इसको लगा के मेजर करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और हम क्या बोलते हैं, फ्लोमीटर और वेंचुरी ट्यूब भी बोलते हैं, इसका दूसरा नेम। सेकेंड नेम जानना हमेशा हर चीज का जरूरी होता है, क्योंकि यदि आपको फ्लोमीटर के बारे में बताओ बोल दिया और आपको पता नहीं कि फ्लोमीटर को ही वेंचुरीमीटर बोलते हैं, तो आपको जो चीज आती होगी वो भी छूट जाएगा। तो हर चीज का सेकंड नेम जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसी को हम फ्लोमीटर भी बोलते हैं और वेंचुरीमीटर भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओरिजिनली वो क्या मेजर करता है, जनरली इट मेजर्स फ्लो रेट, और हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। डिस्चार्ज मतलब क्यू डॉट, जो क्या होता है AV, टोटल इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड। ये ओरिजिनली मेजर करने का काम आता है, मगर वेंचुरीमीटर का एरिया पता रहता है तो डिवाइड करके हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। बट अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो दोनों चीज के लिए उसको सॉल्व करेंगे। तो ओरिजिनली वो क्या मेजर करता है, फ्लो रेट डिस्चार्ज ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा बना रहता है। मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा और ओरिजिनल डायग्राम भी दिखाऊंगा कि कैसे रियल लाइफ में जब लगते हैं तो वो यूज होते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या क्या रहता है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब रहती है हैविंग वाइडर ओपनिंग, क्रॉस सेक्शन A1। एक क्या होता है, चौड़ा, वाइडर मतलब थोड़ा चौड़ा ओपनिंग है, ट्यूब ही है, ट्यूब का एक साइड क्या है, चौड़ा ओपन है, A1 होता है जिसका एरिया, एंड अ नैरो नेक। और क्या होता है, नेक होती है उसमें, मतलब वो क्या होता है, एक प्रकार के नोजल टाइप का रहता है, नेक होती है ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहता है, A2। ठीक है, डायग्राम में दिखाता हूं आपको। ये देखिए डायग्राम, इसको हम यूज करेंगे। तो क्या है, एक वाइडर सेक्शन रहता है जो थोड़ा चौड़ा है, जिसका एरिया क्या है हमारा A1।
दूसरा बी क्या रहता है हमारा, नैरो सेक्शन रहता है। ये नैरो सेक्शन का एरिया क्या है हमारा, A2। फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है। दूसरा नाम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये जाके ऐसे कन्वर्ज हो रहा है, तो इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, हल्का सा सिकुड़ा हुआ है, एक प्रकार के गले टाइप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। तो ये चीज क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है, तो कन्वर्जिंग सेक्शन। ये हिस्सा क्या है, थोड़ा छोटा है, गले टाइप है, तो इसको हम बोलेंगे थ्रोट। फिर उसके बाद अब ये फैल रहा है, यहां से ये क्या होता है, फैलता है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोट, डाइवर्जिंग सेक्शन। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाइडर सेक्शन, नैरो सेक्शन। समझ में आ रहा है आपको कैसा रहता है, तो A1 वाइडर सेक्शन, A2 हमारा नैरो सेक्शन। वही चीज कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट चीज बोला हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। these two regions of a horizontal tube are connected to a मैनोमीटर। अब ये जो दो रीजन रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, वो एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल है, उसको हम क्या करते हैं, मैनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। मैं भी आपको डायग्राम में दिखाता हूं। कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एम। रो एम का मतलब मैनोमेट्रिक लिक्विड, जो मैनोमीटर में लिक्विड भरा होगा मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक लिक्विड, इसलिए रो एम है। ओके, देखते हैं डायग्राम में, तो क्या बोला, these two region connected to a U-tube मैनोमीटर। ये क्या है, एक U-tube मैनोमीटर है। ओके, अब यहां पे जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, इसका मतलब यही ब्लू वाला फ्लूइड क्या है, इसमें पूरा फ्लो कर रहा है। यहाँ ये ब्लू वाला फ्लूइड पूरा फ्लो कर रहा है, और यही फ्लूइड यहां तक भरेगा। प्रेशर कहां ज्यादा होगा, हम देख के एक बार बता सकते हैं कैसे। ये वाला सेक्शन थोड़ा चौड़ा है और यहीं से फ्लो आ रहा है, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये क्या है, मैनोमेट्रिक लिक्विड है, जिसको हम भरे हैं मैनोमीटर में मेजर करने के लिए कि प्रेशर कैसा है। कैसे, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पे उसको वो दबा दिया है, इसलिए वो यहां पे उड़ गया है। ये जो H जितना उठा हुआ है थ्रोट वाले सेक्शन में, यही क्या बता देगा हमें, प्रेशर डिफरेंस बता देगा। तो ग्रीन वाला क्या है हमारा, मैनोमेट्रिक लिक्विड, जिसकी डेंसिटी क्या है, रो एम, मतलब m मतलब डेंसिटी, m मतलब मैनोमेट्रिक लिक्विड की, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एम। ओके, अब इस सेक्शन में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ का एक तो एरिया भी बड़ा है और यहां से लिक्विड आना चालू हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा। यहाँ पे जैसे लिक्विड आएगा तो लिक्विड ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा, तो जब ऐसे लिक्विड कन्वर्ज होता है, उसका एरिया कम हो रहा है, तो क्या होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो Q रहेगा वो तो कांस्टेंट रहता है। Q मतलब हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज, कांस्टेंट रहता है, या हम बोले A और V क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं CONST। तो जब एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होगा, ये वैल्यू को तो मेरे को कांस्टेंट रखना है, तो जब यहाँ पे एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो ये एरिया में वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब वेलोसिटी और प्रेशर भी एक दूसरे से रिलेशन में रहते हैं। वेलोसिटी जहां कम होती है ना, वेलोसिटी जहां पे ज्यादा होती है, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, मैं शायद इनवर्स बोल दिया हूं, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, यहाँ पे एरिया कम है तो वो क्या होगा, जल्दी जल्दी निकलेगा यहाँ से लिक्विड, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दूसरा तरीका इसको समझने का, ये जितनी भी लाइंस है ना व्हाइट वाली, ये व्हाइट वाली लाइंस क्या है, स्ट्रीम लाइंस। हम देखे हैं प्रीवियसली जब हम स्ट्रीम लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जहां पे स्ट्रीम लाइन ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, उस एरिया में वेलोसिटी ज्यादा है, और जहां पे स्ट्रीम लाइन मतलब वाइडर होगी, मतलब ज्यादा दूर दूर होगी, वहां पे वेलोसिटी कम है। तो पहला चीज हमें देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ स्ट्रीम लाइन दूर दूर है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे स्ट्रीम लाइन बहुत ज्यादा पास पास आ गई तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। सेकेंड चीज, एरिया यहाँ पे बड़ा है, एरिया क्या है यहाँ पे, बड़ा है, तो इस सेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। कौन से सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में। यहां से जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है हमारा, कम हो जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कौन से सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में। ओके, यहां से जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी के बारे में हमें समझ में आया। प्रेशर भी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये क्या है, वाटर, जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, वो क्या है, यहां तक भरा है। तो पहले ये ग्रीन वाले लिक्विड का लेवल सेम होगा, जब ये इसको दबा दिया तो ये क्या हो गया, चढ़ गया यहां से। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट लेफ्ट में बोलते हैं।
आधे वाले यदि पोर्शन से मैं डिवाइड कर दूं इसको, तो ये राइट लिम्ब होता है, ये लेफ्ट लिम्ब होता है ये मैनोमीटर में। तो यहां पे हम बोलेंगे लेफ्ट लिम्ब में क्या हो रहा है, मैनोमेट्रिक लिक्विड का लेवल कम हो रहा है, और राइट लिम्ब में मैनोमेट्रिक लिक्विड का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, वो उसको ज्यादा दबाएगा। यहाँ प्रेशर कम हो गया क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो गई है, तो यहाँ वो उसको ज्यादा दबाएगा नहीं, इसलिए चढ़ गया। तो ये जो H है ये हमें दोनों ए बी सेक्शन का क्या दे देगा, प्रेशर डिफरेंस दे देगा। और हम सिंपली निकाल सकते हैं, यही चीज हम करेंगे। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एम जी एच। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। रो एम मतलब मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी लेनी पड़ेगी, जी और एच। ओके, तो ये था कंस्ट्रक्शन का। इसको अभी हम और डिटेल में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल ट्यूब और मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो एम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वर्किंग देखते हैं। लेट द लिक्विड वेलोसिटीज बी v1 और v2। पहला वाला सेक्शन कौन सा है, चौड़ा वाला, जो थ्रोट वाला सेक्शन है उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 एट दी वाइडर, मतलब v1 वाइडर सेक्शन की जो चौड़ा है, एंड नैरो रीजन ऑफ द ट्यूब। v2 किसकी है, नैरो रीजन की, जो थ्रोट बन रही है उसकी, रिस्पेक्टिवली। लेट p1 एंड p2 आर दी लिक्विड प्रेशर एट रीजन a एंड b। और हम क्या मान ले रहे हैं, p1 p2 क्या है, प्रेशर है, कहां के, a के और b के। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम में लिख के बता देता हूं। यहां का प्रेशर क्या है, P1, और यहां का प्रेशर क्या है, थ्रोट का प्रेशर है हमारा P2। ये चीज वो क्या बोल रहा है, एज्यूम कर ले, लेट मान ले कि अभी हम नेमिंग दे दिए, तभी हमको क्या होगा, समझ में आएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसका वेलोसिटी का रिलेशन निकालते हैं। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आया किसका बना रहता है, वर्किंग में अभी हम देखेंगे पूरी वर्किंग इसकी। पहले हमने माना कि यहाँ का एरिया A1, यहाँ का थ्रोट का एरिया A2, वाइडर नैरो सेक्शन V1 V2, P1 P2, दो सेक्शन ले लिया हमने। A और B क्या है, हमारे दो सेक्शन है जो येलो से लिखे गए। ये क्या, यहीं पे हम क्या करेंगे, अपनी बर्नौलीज इक्वेशन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए बर्नौली लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लेते हैं। जब भी डायनेमिक की कोई भी चीज आती है, दो ही चीजों से वो बनता है, कंटिन्यूटी या बर्नौली। अप्लाइंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो क्या होती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है। तो ये जो A1 है, यदि इसके नीचे मैं A2 को ले लूं, तो यहां पे क्या रहेगा, V2, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, V1। मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों वेलोसिटी क्या हो रही है, इनवर्सली वेरी कर रही है। यहाँ पे A1 बढ़ेगा तो V1 कम होगा, A2 यदि बढ़ेगा तो V2 क्या होगा, कम होगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एरिया और वेलोसिटी के बीच के रिलेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन से तो ये चीजें हमें नॉर्मली समझ में आती है। ओके, अब नेक्स्ट हम लगाते हैं क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। अप्लाइंग, शॉर्ट फॉर्म में BE, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन। हमें मेंशन भी करना पड़ता है हमेशा कि हम कौन से सेक्शन में लगा रहे हैं जब भी हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन A एंड B। कौन सा A, ये जो येलो वाला A सेक्शन है, और ये B सेक्शन, मतलब हम वाइडर सेक्शन और नैरो सेक्शन में लगा रहे हैं। दूसरा नाम मैं अपना नाम बोलूं तो कन्वर्जिंग सेक्शन और थ्रोट में लगा रहे हैं हम। ओके, तो बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं हम, और हम इसको क्या ले लेंगे, A1 V1 लिए, A1 V1 P1, और यहां से A2 V2 P2 है ये वाले सेक्शन की प्रेशर, तो हम वैसी लेंगे, वन में नेमिंग लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस हाइट देखते हैं, तो हाइट हम Z1 ले लेते हैं, कोई भी रिफरेंस हम मान लेंगे। ये तो दोनों एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही है, तो दोनों हाइट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, थ्रोट की हाइट, और ये वाइडर सेक्शन की। ओके, तो अब ये क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो हम दोनों पोटेंशियल हेड को क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी बताता है। पोटेंशियल हेड है ये एक प्रकार का, हमने देखा है हेड क्या होता है, एनर्जी बाई वेट होता है। पोटेंशियल एनर्जी को mgh को वेट से डिवाइड कर दो, mg तो मीटर ही आएगा, मतलब सिर्फ हाइट आएगा h। ओके, तो यहां से z वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रेशर वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू निकालेंगे वेलोसिटी का, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं, P1 बाई
रो जी, ये वाली टर्म यहां, इसको हम इधर ले लेते माइनस P2 बाई रो जी, ओके, इक्वल टू यहां पे क्या रहेगा, V2 स्क्वायर बाई 2G है पहले से, और ये V1 को हम उधर ले जाएंगे, ये वाले V1 को, तो क्या हो जाएगा माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, ओके। Z Z क्या हो गया हमारा, कैंसल आउट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन भी हम निकाल सकते हैं, अभी हम सिंप्लीफाई करके बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 बाई रो जी इक्वल टू, यहां पे भी मैं साथ में ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, ये इक्वेशन बन गई। इसी को हम क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, ये रो जी को वहां दे देंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे, और अभी भी क्या है, ये दोनों साथ में ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से कैंसल आउट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए यहीं से कैंसल आउट कर देते हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं है, और ये 2G दोनों के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से G और G क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट हो जाएगा, ओके। तो अब आप क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। डायग्राम तो हमको दिख रहा है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो अभी हमारी इक्वेशन क्या बनी है, P1 माइनस P2, इसको अभी हम यही रखते हैं, नीचे इसके क्या था, रो जी था, तो यहां पे इसके नीचे, ठीक है, एक बार और इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसके नीचे था रो इक्वल टू, यहां पे क्या था V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G था, जी कैंसल आउट हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, ओके। तो ये अभी हमारी क्या बनी है, इक्वेशन बनी है। अब हम क्या करेंगे, ये रो को भी यहां दे देंगे, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2, और रो यहां पे आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर होगा बाई 2, क्योंकि दोनों क्या क्या है, स्क्वायर है वहां पे। ये वाली इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, रो बाई 2 इक्वेशन पूरी सही है, अब हम यहां से क्या करेंगे, एक V2 स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो बाई 2, और यहां से हम क्या किए, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर से V2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर यहां पे, ओके। V1 को कॉमन ले लेंगे हम, हाँ बिल्कुल V1 को कॉमन लेंगे हम, क्योंकि हमें V2 बाई V1 बनाना है, तो V1 को हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, और स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इसके पास नहीं था, तो ये चीज उसके डिवाइड में आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन जाएगा, V2 स्क्वायर बाई V1 इसके पास नहीं था, तो वो उसके डिवाइड में आ जाएगा, V1 स्क्वायर, और यहां से कॉमन निकल गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या निकाला था, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने यूज करी थी, और वहां से निकाला था हमने A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 था, तो यहां से A1 बाई A2 कितना हो जाएगा, V2 बाई V1 हो जाएगा। तो यहां से V2 बाई V1 के बदले हम क्या कर देंगे, A1 बाई A2 डाल देंगे, और ये यहां पे आएगा, और क्या होगा, स्क्वायर होके आ जाएगा, ओके। तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो बाई 2, V1 स्क्वायर सेम वैसे ही रहेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, V2 बाई V1, V2 बाई V1 के बदले आ जाएगा A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब हम यहां से क्या करेंगे, V1 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन भी हमारे लिए यूजफुल है, बिल्कुल। ये वाली इक्वेशन क्या है हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कहीं पे आपको वेलोसिटी निकालनी रहेगी, तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें 3 इक्वेशन मेन रहती है, फर्स्ट वाली हमारी मेन आ गई, और मैं आपको 2 बताऊंगा कौन सी इक्वेशन रहती है। कभी आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे ये इसको पूरा डिवाइड में दे देंगे, और इसको आप शिफ्ट करके यहाँ से V1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं रूट में देके, ठीक है। आगे हम चलेंगे और आपको एक और एक्सप्रेशन देखेंगे V1 का, ओके। तो ये हो गया, तो अब हम नेक्स्ट चीज लिखेंगे, सो difference in pressure
प्रेशर का जो डिफरेंस है वो और कौन मेजर कर रहा है, मैनोमीटर भी मेजर कर रहा है, इज ऑल्सो measured by मैनोमीटर। और वो मैनोमीटर कैसा प्रेशर मेजर कर रहा था, P1 माइनस P2। और क्या हुआ था, वो ग्रीन रंग का आप लिक्विड देखे थे, H हाइट चढ़ा था, हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा है। तो वो कितना H चढ़ा है, रो m मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी इंटू G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इंटू क्या हो जाएगा H, इतना ही H वो चढ़ा था। तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, रो m G और H भी हो जाएगा। इसको भी हम ले सकते हैं आप। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं, एक बार रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को जरूर आप बॉक्स बना के रखेंगे क्योंकि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लिखते हैं, तो हम इधर LHS में क्या था हमारा, P1 माइनस P2 था। तो अब हम उसके बदले लिखेंगे रो m मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी, G और H। इसके पहले जो डेंसिटी आ रही थी, दिखाऊंगा दूसरी डेंसिटी, वो किसकी है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वेंचुरी मीटर के अंदर, इक्वल टू यहां पे क्या था, रो V1 स्क्वायर बाई 2 और यहां पे क्या है, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत इजी डेरिवेशन है। ओके, तो ये वाला स्टेप हमारा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये V1 की अब क्या करेंगे, हम यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। तो V1 कितना होगा, और स्क्वायर रखते हैं, अभी हम रूट में नहीं निकालते, ये 2 चले जाएगा यहां पे। तो 2 रो m मतलब मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी, G H, फिर उसके बाद ये रो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये रो आ गया हमारा नीचे में। और ये वाली जो पूरी टर्म है ये भी क्या आ जाएगी, इसके नीचे ही आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिखें, पूरे को भी नीचे दे सकते हैं या सीधा भी नीचे दे सकते हैं। तो यहां पे हम क्या दे देते हैं, इसको, ये टर्म को हम क्या दे देते हैं, पूरा नीचे दे देते हैं। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू करके, कैसे, ब्रैकेट में, सेम वैसे ही रहेगा, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर की पावर -1। और हम इसकी पावर लिख देंगे यहाँ पे क्या, -1। क्यों, क्योंकि ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा, V1 तो ऊपर है, ये वाली टर्म उसके साथ में, तो ये यहां पे आएगी और क्या हो जाएगी, उल्टी होके आएगी। तो उसको हम उल्टा करके, मतलब A2 नीचे, A1 नीचे रहेगा, तो उसको हम ऊपर करके -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, रूट दे देंगे। आप ये टर्म क्या हो रही है, जस्ट इसके नीचे आ रही है, तो इसलिए हम उसको क्या किए, ऊपर लिख दिए। और ये जो टर्म इसके नीचे आएगी ना, ये उल्टी नीचे आएगी, मतलब A2 ऊपर में रहेगा, तो यहाँ पे A2 रहेगा और ऊपर में क्या रहेगा, A1 रहेगा। तो इसलिए हम क्या कर दिए, उसको पावर -1 कर दी। तो अब हम यहां से यदि V1 देखें तो V1 क्या हो जाएगा, पूरा रूट में चले जाएगा, अंडर रूट 2 रो m G H बाई रो। ये कौन सा रो है, ये मैनोमेट्रिक लिक्विड है जो मैनोमीटर में भरा है, और ये रो कौन सा है, जो वेंचुरी मीटर के अंदर फ्लो हो रहा है, इनटू A1 स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको रूट में रहने देते हैं, और इसकी पावर तो ऑलरेडी -1 है, तो इसको हम रूट में भी अंदर लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर -1 की पावर, और ये क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और 1/2 माइनस 1/2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1/2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा वेलोसिटी का एक रिलेशन। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला भी क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का हमें एक रिलेशन मिल गया, और इसके पहले मैंने एक रिलेशन मार्क कराया, वो 2 रिलेशन, जिससे आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये स्पीड कौन सी है, ये जो V1 आया, V1 कहां था, बड़े वाले एरिया की स्पीड थी, तो इट इज स्पीड ऑफ द फ्लूइड इन वाइडर ट्यूब। जो वाइड ट्यूब है, वाइडर जो ट्यूब है, जो ट्यूब वाइड है मतलब जो चौड़ी है, उस ट्यूब में जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी V1, मतलब चौड़े वाले सेक्शन की, कन्वर्ज वाले सेक्शन की नहीं है। ओके, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम डिस्चार्ज निकालेंगे। तो नेक्स्ट चीज हमारी क्या रहेगी, वॉल्यूम फ्लो रेट।
या हम उसको क्या बोल सकते हैं, डिस्चार्ज। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां से हमें क्या मिल गया, दो ढक वेलोसिटी के रिलेशन मिल गए, वो दोनों वेलोसिटी के रिलेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम निकालते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट को हम कैसे मेजर, v डॉट लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम है और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए v डॉट। देखें तो ये क्या होगी, इसकी यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड ही होगी। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हम बहुत बार ये वाली चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या होता है, एक प्रकार का डिस्चार्ज होता है, q डॉट a और इंटू v, दोनों सेम चीज है, डिस्चार्ज या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यही चीज हम निकालेंगे। तो हम क्या निकालते हैं, चलिए वॉल्यूम फ्लो रेट निकालते हैं। तो इसको सिर्फ v लिखते हैं, बट आप ऊपर में डॉट भी लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो टाइम के साथ है, पर सेकेंड है। ओके, तो ये क्या होगा, a1 और v1। अब हम क्या कर चुके हैं, a1 वैसे ही रहेगा, v की पूरी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या था वो, अंडर रूट 2 रो एम जी, और क्या टर्म थी वहां पे साथ में, 2g और h भी था, डिवाइड बाय रो, और इनटू क्या था यहाँ पे ब्रैकेट में एरिया, a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 1, और होल की पावर क्या थी, -1/2। तो ये क्या गया, हमने वेलोसिटी की वैल्यू रख दी, जो चीज अभी हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब ये चीज को देखते हैं, हम एरिया को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो एरिया है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यदि इसको नॉर्मल रखे तो एक तो रूट के अंदर है ये, और इसको हम, हाँ माइनस साइन भी हम हटाएंगे ही, तो ये -1/2 है। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, a2 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर की पावर -1, ठीक है, इसको मैं क्या किया, उल्टा कर दिया, तो अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, सिर्फ 1/2 हो जाएगी, मतलब अब ये सिर्फ रूट के अंदर है। ओके, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, a1 स्क्वायर दोनों के नीचे आ गया, यहाँ पे क्या है a2 स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके पास नहीं है तो ये क्या चले जाएगा, इससे जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, ऊपर इंटू हो जाएगा, -a1 स्क्वायर, यही वाली चीज आएगी। ओके, ठीक है, पहले ही हमने उसको वो कर दिया, -1/2, तो a1 हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। एक बार और करते हैं इसको, फिर से देखते हैं एक बार, क्या है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंदर वाली चीज को, तो नीचे आ जाएगा a2 स्क्वायर, ओके, और दोनों का एलसीएम ऊपर में क्या है, a1 स्क्वायर है और -a2 स्क्वायर। ओके, ये चीज इसके पास नहीं थी तो वो आ गया। अभी होल की पावर कितनी है यहाँ पे, -1/2 है। ठीक है, बाद में उसको अपोजिट करेंगे, अब इसको अपोजिट कर लेते क्योंकि वो हमारे रिक्वायर्ड के अनुसार नहीं बनेगा। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो अब माइनस हट जाएगी, तो a2 स्क्वायर डिवाइड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अब ये रिलेशन सही बन गया हमारा, पुट करने लायक, की पावर 1/2, क्योंकि अभी क्या आ जाएगा, इसके रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू को अब हम क्या ले लेंगे, यहां पे ले लेंगे, तो चलिए ले लेते हैं। ये क्या निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकाल रहे हैं, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। ए था तो a1 यहां पे हमारा आ गया, इनटू, अब रूट के अंदर हम पूरी वैल्यू देखते हैं, तो रूट के अंदर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली पूरी वैल्यू 2 रो एम जी एच। ये एच कौन सा है, जो मैनोमेट्रिक लिक्विड का है। ठीक है, नीचे क्या है, रो, फिर क्या आएगा नीचे में, इनटू ये वाली टर्म, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं, a2 स्क्वायर है वो तो 1/2 ही है, अब वो रूट के अंदर आ जाएगा, तो इनटू a2 का स्क्वायर, और ये नीचे में क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ओके, ये वाली टर्म क्या आ गई, पूरी रूट के अंदर आ गई, पूरे रूट के अंदर ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, ऐसे हमें करना है, क्योंकि हमें क्या कर लेंगे, बाहर में एक वो चाहिए, तो अब ये जो a2 स्क्वायर है इसको मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, v डॉट इक्वल टू a1 a2, ये a2 अब बाहर आ जाएगा, इनटू रूट के अंदर क्या रहेगा, रूट के अंदर ये टर्म बचे रहेगी, 2 रो m, मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी, g h बाई रो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, डिस्चार्ज निकालने का रिलेशन, कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। यही क्या है, v डॉट ई क्या है, मतलब ये कुल मिला के पूरा क्या निकाल रहे हैं हम, डिस्चार्ज निकाल रहे हैं ओवरऑल।
इसी को मैं क्या बोलूंगा, Q डॉट डिस्चार्ज। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का A इंटू वी, कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला ही है। तो A1 A2 अंडर रूट 2 रो एम जी बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये भी एक हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो यहाँ पे ये तीन रिलेशन क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना एकदम जरूरी है, क्योंकि इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे, यही तीनों रिलेशन को। इसके पहले वाला जो वेलोसिटी का रिलेशन था, ये वाला रिलेशन, यहाँ पे आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, दोनों की डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, मैग्नेटोमेट्रिक फ्लूइड की भी डेंसिटी और इसकी भी। इसके ऊपर वाला जो रिलेशन है वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वो रिलेशन, इसके जस्ट ऊपर वाला जो एक वेलोसिटी का रिलेशन हमने स्टार बनाया था, उसको भी आप अलग से नोट करके रखेंगे, क्योंकि वो भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये वाला हो गया। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद एक और चीज क्या कर सकते हैं, इसमें ये रिलेशन है, तो मैं ऊपर वाली चीज को हटाता हूं। इस रिलेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, कुछ नहीं, क्या करेंगे हम, यहां पे जो ये रो जी एच एम है, ये रो जी एच एम के हम एक और वैल्यू पुट किए, क्या, जो हम मैनोमेट्रिक से रीड कर रहे थे, मैनोमीटर से जो हम रीड कर रहे थे वो वाली। तो रो एम जी एच क्या बता रहा है, वाइडर सेक्शन और नैरो सेक्शन के बीच का प्रेशर डिफरेंस ही बता रहा है, मतलब P1 माइनस P2 ही बता रहा है ये। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, V डॉट, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम निकाल रहे हैं, ये V वॉल्यूम है, वेलोसिटी वाला नहीं, याद रखिएगा। A1 A2 इंटू अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में, प्रेशर डिफरेंस ले लूंगा मैं, P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाता है हमारा, ये भी एक रिलेशन बन जाएगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, रिलेशन। मतलब जब हमें जो डाटा दिया है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे मैनोमेट्रिक लिक्विडिटी टर्म्स में दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है, बस यहाँ पे रो जी एच एम के बदले हमने क्या डाल दिया, P1 माइनस P2 डाल दिया, इसके कारण। ओके, तो हमने दोनों चीज निकाली, देख लीजिए। एट लास्ट हम क्या निकाले, डिस्चार्ज ही यहाँ पे निकाले, इसमें वेंचुरी मीटर में, और वेलोसिटी तो मेजर करता ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं, उससे हमें क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उसके पहले हम एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। ये यहां पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम क्या है, ओरिजिनल वेंचुरी मीटर का आपको डायग्राम, यदि आप देखेंगे तो। ठीक है, ये क्या है हमारा, जैसे ओरिजिनल वेंचुरी मीटर रहता है वो ऐसे ही रहता है, सेम जो मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया। ये वाला सेक्शन क्या रहता है हमारा, वाइडर सेक्शन, जो हमने अपने डायग्राम में देखा। वाइडर सेक्शन बोले या इसको हम कन्वर्जिंग सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज होता है। बीच वाला सेक्शन क्या है हमारा, थ्रोट, ये क्या है, डाइवर्जिंग सेक्शन। अब यहाँ पे मैंने एंगल भी मेंशन किया है, 10 डिग्री, 11 डिग्री और 3 डिग्री, 5 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या होता है, अचानक से कम होता है, सीधा 10-12 डिग्री का एंगल, मतलब यहाँ पे एकदम तुरंत से कम होता है। बट यहाँ पे ना एकदम तुरंत से चौड़ा नहीं कर सकते, वरना क्या होगा ना, यहाँ पे वो एकदम तुरंत से चौड़ा हो जाएगा ना, तो बैक फ्लो होने लग जाएगा, मतलब फ्लो सेपरेशन होता है यहाँ पे ना। इसलिए ना ये वाले एंगल को, डाइवर्जिंग सेक्शन को एकदम सडनली डाइवर्ज नहीं करते, मतलब भग से नहीं खोलते उसको, धीरे से खोलते हैं। देखिए यहाँ पे स्लोप का 3-5 डिग्री ही बस एंगल है, तो ये क्या है हमारे लिए एक्स्ट्रा नॉलेज। यहाँ पे स्लो का क्या है, 3-5 डिग्री एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग सेक्शन बोलते हैं, डाइवर्ज हो रहा है। ये वाला क्या होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन, बीच वाला डब्बा क्या है, थ्रोट हमारा। ओके, तो यहाँ पे एंगल 10 to 11 डिग्री रहता है, यहाँ पे 3 से 5 डिग्री एंगल रहता है। यहाँ पे तुरंत कन्वर्ज, सडन कन्वर्ज कर देते हैं, बट यहाँ पे ग्रेजुअली डाइवर्ज करते हैं, सडन कन्वर्ज, ग्रेजुअली डाइवर्ज। ओके, फिर उसके बाद मैनोमीटर भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपको ऊपर से दिखा रहा है, इसको मैं नीचे कर दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ऊपर से भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे जो ये H1 है, वो H1 क्या बता रहा है, जो फर्स्ट पॉइंट है, 1 पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट का ना ये प्रेशर बताएगा। मैनोमेट्रिक मतलब यहाँ पे H1 क्या है, यहाँ का प्रेशर हेड बताएगा वो। 0.2 का प्रेशर हेड कौन बताएगा, H2 बताएगा। हम निकाल सकते हैं रो जी एच करके। ओके, फ्लो क्या हो रहा है, पूरा इस तरफ से हो रहा है। हाइट देखे जो हम Z1 Z2 लिए थे, तो वो बीच के एक पॉइंट की लेते हैं Z1, और यहां के एक पॉइंट की Z2। एक रेफरेंस लाइन लेना बहुत जरूरी होता है बर्नौलीज लगाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटम और रेफरेंस बोलते हैं, जहां से हम क्या करेंगे, दोनों हाइट को मेजर करेंगे। ओके, तो ये क्या है हमारा एकदम एक्चुअल डायग्राम, जो डायग्राम आप यदि हायर क्लासेस में जाते हैं तो आप देखेंगे, और ऐसा यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको नंबर भी क्या मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा।
ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेंचुरीमीटर हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट होता है? सडन कन्वर्जिंग, ये देखिए सडन कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, सडन कन्वर्जिंग सेक्शन, ये एक पूरा सेक्शन है जो कन्वर्ज हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। कांस्टेंट एरिया कॉल्ड थ्रोट, ये एरिया क्या है? कांस्टेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोट बोलते हैं। ओके, एंड ग्रेजुअल डाइवर्जिंग सेक्शन, ग्रेजुअली डाइवर्ज होता है, तभी इसका एंगल 3 से 5 डिग्री। एकदम जल्दी से डाइवर्ज हो गया तो यहाँ पे फ्लो सेपरेशन होने लग जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसको करते नहीं। फ्लो सेपरेशन एक थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है जो आपके लिए सिलेबस में नहीं है पढ़ने लायक, बट होता है, इसलिए इसको हम तुरंत डाइवर्ज नहीं करते। सेकेंड पॉइंट देखें, इट इज ए हाईली एक्यूरेट डिवाइस, ये डिवाइस बहुत एक्यूरेट रहती है वेंचुरीमीटर, मतलब वेंचुरीमीटर एकदम एक्यूरेट डिवाइस रहती है, मगर जब एकदम एक्यूरेट है तो ये क्या होगी? बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, एंड इट इज कॉस्टली, जब एकदम एक्यूरेट डिवाइस है तो बहुत कॉस्टली होती है। आप देखे भी होंगे, मगर कभी रोड में जब आप जा रहे होंगे तो ट्रक बहुत बड़े बड़े वेंचुरीमीटर्स लेके जाते हैं, आप सोच रहे होंगे ये इतना सा होता होगा, बहुत बड़ा बड़ा होता है ये वेंचुरीमीटर, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, ठीक है, आप देखे भी होंगे बट कभी वो नहीं करे होंगे, बस वो ऐसा सेक्शन दिखता है, मगर वो जो पूरा सेक्शन बना रहता है ना, वो पूरा कैलकुलेशन से बना रहता है। ओके, तो ये आ गई हमारे पास फोटोज, रियल फोटोज। ये यहाँ पे एक वेंचुरीमीटर आप देख सकते हैं, ये क्या लगा हुआ है, और यहाँ पे उसका 2 हेड, जैसे हमने देखा ऊपर वाले डायग्राम में, एक यहां से उसका हेड मेजर कर रहा है और एक ये, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैनोमीटर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे वो सीधे एक डिवाइस में लगा हुआ है, ये डिवाइस ही तुरंत वहां का प्रेशर मेजर करके बता देगी आपको, ठीक है, ये वाला वेंचुरीमीटर इंस्टॉल्ड है। अब ये एक ट्रक में वेंचुरीमीटर जा रहा है, देखिए कितना बड़ा वेंचुरीमीटर है, कुछ नहीं है, अंदर से पूरा खोखला है, मगर इसकी डिजाइनिंग में ही बहुत वो होगा। ये देखिए सडन कन्वर्ज हो जा रहा है और ग्रेजुअली डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जिंग सेक्शन जो है वो ग्रेजुअली होता है, ये साइंस से हो जा रहा है। और आप ये भी चीज देख सकते हैं कि यहां पे साथ ही साथ 2 ठोक वो छोटे छोटे वेंचुरीमीटर भी लेके जा रहा है, तो एप्लीकेशन के हिसाब से यूज होता है। जितना बड़ा पाइप रहा, जितने बड़े पाइप में हमको लगाना है, 2 छोटे छोटे भी लेके जा रहा है, जितने बड़े पाइप में लगाना है उतना बड़ा उसका क्या रहता है? फेस रहता है। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला कौन सा सेक्शन होगा हमारा? वाइडर पार्ट, ये नैरो सेक्शन हमारा, जो हमारे बुक के हिसाब से, मेरे हिसाब से बोले तो ये कन्वर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन। ओके, तो ये क्या था? वेंचुरीमीटर की रियल फोटोज। अब ऐसा देखे भी होंगे, अब आप देखेंगे रोड में जाते हुए तो आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन ही ऐसा है, बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है वेंचुरीमीटर जा रहा है जरूर किसी जगह के लिए। ओके, और एक डायग्राम देखते हैं, ये है ओरिफेस प्लेट। ये ऐसा क्या रहता है? एक होल रहता है, ये प्लेट को हम सीधा क्या करते हैं? पाइप में डाल देते हैं। दोनों क्या काम आते हैं? हमारे डिस्चार्ज मेजर करने के ही काम आते हैं, या वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम बोले, ठीक है। तो एक ओरिफेस प्लेट की फोटो है ये प्लेट को ऐसे हम पाइप में डाल देंगे, इससे जैसी लिक्विड गुजरेगा तो हमें पता चल जाएगा डिस्चार्ज क्या है। ये एक और वेंचुरीमीटर की फोटो आप देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल होगा, बिल्कुल फोटो एकदम अच्छे से विजिबल है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये क्या है? वाइडर सेक्शन जो हम पढ़ रहे थे अभी, देखिए 2 ठोक यहाँ पे क्या है? होल्स बने हुए हैं। मैनोमीटर लगा सकते हैं यहाँ पे, या तो हम सीधा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं। क्या हो रहा है? कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोट, कांस्टेंट एरिया थ्रोट, डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है, वेंचुरी ट्यूब जो हमने देखा दूसरा, ठीक है। और एक और ये फोटो देखते हैं, यहां पे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट मतलब जो भी हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक ओरिफेस प्लेट डाल रहे हैं पाइप में। तो ओरिफेस प्लेट के लिए देखिए पूरा सेटअप रहता है, इसमें क्या करते हैं? ये ऐसे एक प्लेट डाल देंगे, ये वाले पाइप में मेजर करने के लिए है वो एक्चुअली, यहाँ पे सीधा वो प्लेट डाल देंगे, तो इससे क्या होगा? यहाँ का इस जो पाइप में जो लिक्विड बह रहा होगा उसका हम फ्लो रेट चेक कर सकते हैं कि कितना फ्लो रेट है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, पर मीटर क्यूब मतलब पर सेकंड कितना मीटर क्यूब ऑफ पानी इससे फ्लो हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम उसको बोले। तो ये ओरिफ्लेस प्लेट डालने के लिए क्या रहता है? ये पूरा सेटअप रहता है यहाँ पे, ये ऐसा वाला। ओके, तो आपने डायग्राम मतलब रियल फोटोज में देखा कैसा रहता है। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं वेंचुरीमीटर से। ये क्वेश्चन में भी एक एप्लीकेशन दिखेगा वेंचुरीमीटर का कि कहां यूज होता है, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लड का फ्लो है इन ए लार्ज आर्टरी, लार्ज आर्टरी मतलब क्या होती है? जो हार्ट में रहती है, जिसको हम अयोर्टा भी बोलते हैं, ठीक है। ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग, एक डॉग है जिसको हम क्या करके रखे हैं? बेहोश करके रखे हैं, एनेस्थीसिया देके रखे हैं, ठीक है। उसमें ब्लड का फ्लो देख रहे हैं हम, और उसके ब्लड का लार्ज आर्टरी जो अयोर्टा होता है उससे हम ब्लड का फ्लो देख रहे हैं, उसको हम कहां डाइवर्ट करते हैं? इज डाइवर्टेड थ्रू ए वेंचुरीमीटर। पाइप लेके उसका ब्लड को हमने डाइवर्ट किया वेंचुरीमीटर में, ठीक है। द वाइडर पार्ट मतलब जो कन्वर्जिंग सेक्शन है, ऐसे वाला, ऐसे जो सेक्शन आएगा, वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर मतलब वेंचुरीमीटर का, हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू द आर्टरी।
जो आर्टरी है उसी के साइज का हम बनाए हैं वेंचुरीमीटर, मतलब छोटा सा ही होगा, mm में कुछ होगा, जो क्या है देखिए A1 इक्वल टू 8 mm, ये जो नस है उसी में उसमें फिट कर दिए वेंचुरीमीटर बाहर से लेके, ठीक है। द नैरो पार्ट हैज एन एरिया ऑफ 4 mm, नैरो पार्ट मतलब जो उसका थ्रोट वाला सेक्शन रहता है बीच में वेंचुरीमीटर का, उसका एरिया कितना दिया है हमें 4 mm स्क्वायर दिया है। द प्रेशर ड्रॉप इन दी आर्टरी इज 24 पास्कल, इतना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है कन्वर्जिंग सेक्शन में और थ्रोट में, मतलब वाइडर सेक्शन में और नैरो सेक्शन में इतने का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वो हमें पता चल जाएगा रीडिंग से, ठीक है। व्हाट इज दी स्पीड ऑफ द ब्लड इन दी आर्टरी, जो डॉग है उसकी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, अभी हम ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक के बारे में तो देखेंगे ही देखेंगे कि वो भी क्या है, सब प्रेशर से ही रिलेटेड है, तो जहां प्रेशर आया वहां हम क्या कर सकते हैं, अपना बर्नौलीज थ्योरम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिखते हैं। गिवन क्या दिया है हमें, A1 दिया है, ठीक है। ये एरिया दिया है किसका, वाइडर सेक्शन का, जो चौड़ा सेक्शन रहता है वेंचुरीमीटर का, कितना दिया है 8 mm स्क्वायर दिया है। ओके, अभी मीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है, आगे करेंगे। A2 ले लेते हैं, कौन सा, ये नैरो पार्ट का जो दिया है क्वेश्चन में, ये कितना दिया है 4 mm स्क्वायर दिया है। प्रेशर ड्रॉप दिया है, मतलब मैं बोलूंगा डेल पी, या हम इसको बोल सकते हैं P1 माइनस P2, पहले वाइडर से जाएगा फिर उसके बाद नैरो सेक्शन में जाएगा ना ब्लड, तो P1 वाइडर सेक्शन फिर नैरो सेक्शन, तो P1 माइनस P2 दिया है हमें, कितना 24 पास्कल दिया है। पास्कल को ही हम और क्या बोलते हैं, और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं पास्कल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने बनाया था, जिसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले को हमने स्टार लगाया था, वो वाली चीज यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि उसी से एप्रोप्रिएट यहाँ पे डाटा दिया है। क्या था वो फॉर्मूला, P1 माइनस P2 इक्वल टू V1 स्क्वायर रो, V1 स्क्वायर 2 था, नीचे रो था, V1 स्क्वायर रो बाई 2, ये रो कौन सा है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे ब्लड की डेंसिटी नहीं दी है, तो यहाँ पे एक डाटा हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। V1 स्क्वायर बाई रो, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होता था, एरिया का टर्म होता था, A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। यहां से हमें क्या करना है, V1 की वैल्यू निकालनी है, V1 स्क्वायर, V1 की वैल्यू। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले एरिया की बहुत सारी टर्म रहती है, याद रखिएगा यहाँ पे आपको एरिया की वैल्यूज पुट करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि हर जगह स्क्वायर है, 2-3 जगह एरिया आ जाएगा। डिस्चार्ज वाले फॉर्मूले में तो आप देखिए 3-4 जगह एरिया है, तो आप पहले ही एरिया को सॉल्व करके उसको क्या कर लें, छोटा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्मॉल लिखा है, यहाँ पे कैपिटल लिखा है, कोई टेंशन नहीं, दोनों सेम ही चीज। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले हम स्मॉल कर लेते हैं, तो A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, ये स्मॉल कैपिटल का फर्क में बिल्कुल टेंशन मत दीजिएगा, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। A1 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 8 का स्क्वायर, और A2 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। यहां पे मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रेशियो में है। यहां पे मैं लिखूंगा 10 टू द पावर -2, इसके पास भी लिखूंगा 10 टू द पावर -2, तो वो कुल मिला के क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहां से हम निकालेंगे 8 स्क्वायर बाई 8/4 का स्क्वायर, तो टोटल कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, 4 4 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 4 हमारा, तो ये 4 का क्या आ गया, हमारा A स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ गई। इस 4 को हम क्या करेंगे, सीधा पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप फॉर्मूले में डालते हैं वैल्यू, यहां पे पहले हम वैल्यू रखते हैं, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 प्रेशर ड्रॉप हमें दिया है कितना, 24 इक्वल टू V1 स्क्वायर ही निकालना है, ब्लड की वेलोसिटी, ठीक है, इनटू रो। अब हम क्या करेंगे, ये रो को एज्यूम कर लेंगे कि ब्लड का कितना है, तो ऐसे लिखेंगे आप, एज्यूमिंग रो ब्लड, कितना हम एज्यूम करेंगे, 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब।
ब्लड भी लगभग थोड़ा सा गाढ़ा रहता है वाटर से, तो वाटर से थोड़ी सी ज्यादा डेंसिटी ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वाटर की 1000 1.06 ले लेते हैं, ओके। तो रो की वैल्यू हो जाएगी 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 है, ओके। और यहां पे क्या होगा, a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर डिवाइड बाय, तो इसको हम 4 तो निकाल ही लिए, 4 माइनस 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब v1 को अरेंज करते हैं, तो v1 और हम रूट भी दे देते हैं। मेरे को पता है कि मैं रूट दे देता हूं पहले, क्योंकि मैं सारी वैल्यूज सही रख लूंगा, ठीक है। रूट तो दे दिए। यहाँ पे क्या था 24 था, इसमें क्या होगा ये 2 इंटू हो जाएगा, ओके। ये 3 भी कहाँ है, नीचे, नीचे में क्या आएगा 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये 3 ऊपर में रहेगा, तो ये भी कहां आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, ओके। ऐसी बनेगा रिलेशन, बिल्कुल सही। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा v1 कितना आ जाएगा, मतलब वो उसकी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड बता देगा एनेस्थेटिक डॉग के, और वो कितनी आएगी 0.1228 मीटर्स पर सेकेंड। ये आ जाएगी हमारी वेलोसिटी उस एनेस्थेटिक डॉग का जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा। अब यदि इस क्वेश्चन में आपको पूछता है कि डिस्चार्ज निकालो, ठीक है, तो आप डिस्चार्ज निकाल लेते हैं a1 को मल्टीप्लाई करके, जो एरिया 1 हमें दिया हुआ है, a1 v1 क्या होता है हमारा डिस्चार्ज होता है, तो कितना ब्लड फ्लो हो रहा है पर सेकंड में, मीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकल जाता है हमारे ब्लड का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, ओके। ओके, तो हमने वेंचुरीमीटर देखा, ओरिफेस देखा, स्पीड ऑफ द इफ्लक्स देखी। अब इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बाकी के बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।